हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12th के जो विद्यार्थी हैं उनका न्यू चैप्टर यूनिट 3 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, उसका जो सेकंड लेसन है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, उस पर किस तरीके से अभी तक बोर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं उनका वीडियो में लेकर आई हूँ। 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आपका बोर्ड में पूछा जाता है। क्वेश्चन पहला, सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा में खाद्य उत्पाद में सूक्ष्म जीवों की क्या उपयोगिता है, विस्तार से समझाइए। फिर तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। अब तीनों क्वेश्चनों का जो आंसर है वो आप लोगों का एक ही है। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए, तो आपको जितनी हेडिंग मैं इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताऊंगी वो सारी हेडिंग थोड़े थोड़े शब्दों में कंप्लीट लिखनी होगी। अगर प्रश्न इस तरीके से आता है कि खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या उपयोगिता है, विस्तार समझाइए, तो केवल खाद्य उत्पादन में जो सूक्ष्म जीवों की भूमिका है खाद्य पदार्थों में, बस वही आंसर राइटिंग में आप लोगों को लिखना है। अगर सूक्ष्म जीवों की पूरी भूमिका पूछी जाती है तो सारी हेडिंग जो इस लेसन में आती हैं आपको पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। आप सबसे पहले सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, सूक्ष्म जीव कहते किन्हें हैं हम? तो सूक्ष्म जीव आपके ऐसे जीव हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वह जिनके अध्ययन के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब आंसर राइटिंग में देखिए, सबसे पहले मैंने सूक्ष्म जीव लिखा हुआ है। सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, वह जिनके अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अगर सूक्ष्म जीव क्या है आपसे पूछा जाता है तो ये परिभाषा आप लोग। सूक्ष्म जीवों में विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोअन्स, ईस्ट, कवक तथा शैवाल आते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। तो जो हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। एंटोनी वॉन लीवेनहेयर को सूक्ष्म जैविकी का पिता, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो सूक्ष्म जैविकी और माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं या जो जनक हैं उनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, लेकिन आप शॉर्ट में इतना याद रख सकते हो, लीवेनहॉक। आगे, खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव। आप सूक्ष्म जीवों की भूमिका किन किन चीजों में हमें देखनी है? तो खाद्य उत्पादों में भी सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो खाने पीने की चीजें होती हैं उनमें। दूसरा, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, जब फैक्ट्री में कोई चीज बनाई जाती है, आपकी जो टोस्ट बनाए जाते हैं या ब्रेड बनाई जाती है आपकी, तो उसमें भी सूक्ष्म जीव अपना वर्क करते हैं, सिरका बनाया जाता है। अगला, सूक्ष्म जीव और प्रतिजैविक औषधियां, कई एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाई जाती हैं। अगला, सूक्ष्म जीव एवं एंजाइम संश्लेषण, कई एंजाइम में सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाए जाते हैं। अगला, बाह्य मल उपचार में सूक्ष्म जीव, सीवेज ट्रीटमेंट में भी सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सूक्ष्म जीव एवं जैव ईंधन, जो हम बायोगैस का उत्पादन करते हैं उसमें भी सूक्ष्म जीव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला, जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्म जीव, बायो कंट्रोलर्स, जो पेड़ पौधे आपके विषाणु के द्वारा होने वाले रोग से खराब हो रहे हैं या जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों से खराब हो रहे हैं तो उनको बायो कंट्रोलर्स भी हम कहते हैं। तो इन सूक्ष्म जीवों को जो नुकसान कर रहे हैं या नुकसान फसलों को पहुंचा रहे हैं उनके कंट्रोल करने के लिए जो जैव नियंत्रक होते हैं उनमें भी सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें भी सूक्ष्म जीव बहुत हेल्प करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन, जितनी हेडिंग्स मैंने बताई हुई है ये पूरा लेसन है आपका। अगर सूक्ष्म जीवों का महत्व पूछा जाए तो आपको सारी हेडिंग थोड़ी थोड़ी लिखनी पड़ेगी। अगर कोई एक क्वेश्चन ऐसे आता है जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्म जीवों का महत्व बताइए, तो मैं प्रत्येक हेडिंग का एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाऊंगी। तो आप अकेला उस लॉन्ग क्वेश्चन को भी जिस तरीके से पूछा जाए आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। तो पहले खाद्य पदार्थों में पूछा गया तो मैंने पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका डाला हुआ है, खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव। अब खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव कैसे मदद करते हैं आइए देखते हैं। माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्ट्स, सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पादित मुख्य खाद्य उत्पादों का वर्णन निम्न प्रकार है। दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाया जाता है। तो एक प्रश्न आपका बनता है दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो आपको नाम याद रखना है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। इसको सामान्यतः लैक्टिक अम्ल जीवाणु भी कहते हैं क्योंकि ये दूध में पाई जाने वाली
लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा। देखो मैंने अंडरलाइन दिया हुआ है। और दूध पीने में हल्का सा मीठा लगता है, किसके कारण? लैक्टोज शर्करा के कारण। अब शर्करा का जो लैक्टोज शर्करा उसका किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। लैक्टिक अम्ल आपने दही देखा होगा, दही खट्टा होता है, तो वो दही लैक्टोज शर्करा किस में कन्वर्टेड हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। इसे दही कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है, जो दूध के खट्टा होने का कारण है। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन का आप लोग नाम याद रखोगे, कौन सी प्रोटीन है? केसिन नामक। शर्करा कौन सी है? लैक्टोज शर्करा। जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। आगे, दही में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। तो दही में पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और दूध में जो पाए जाते हैं जीवाणु वो भी इम्पोर्टेंट है। तो खाद्य पदार्थों में जीवाणु अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगला, मट्ठा या छाछ में लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिस तथा पनीर में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस कीमोरिस जीवाणु पाए जाते हैं। तो मट्ठा और छाछ आप जानते हो खाने के बाद पीना चाहिए, या पेट के लिए फायदेमंद होता है। तो क्यों फायदेमंद होता है? क्योंकि लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिस इसमें जीवाणु पाए जाता है, तथा पनीर में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस कीमोरिस जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु के नाम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये विटामिन B12 की मात्रा में वृद्धि करके इसका पोषणी मूल्य बढ़ा देते हैं। तो जो आपका मट्ठा और छाछ होता है उसमें विटामिन B12 पाया जाता है और इसके पोषण मूल्य को ये बढ़ा देता है। तथा लैक्टिक अम्ल जीवाणु हमारे पाचन तंत्र के रोगों की रोकथाम में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो दही, मट्ठा, छाछ ये सब पेट के लिए अच्छे होते हैं, या पाचन के लिए भी। अगला, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये आपके कवक का नाम है। ये सामान ईस्ट कवक है, ये कवक का आपका नाम है, ठीक है, बॉटनिकल। इस कवक का बेकरी उद्योग में अत्यधिक महत्व है। इसको बीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। जब ब्रेड हम बनाते हैं डबल रोटी, तब इसी को मिलाया जाता है, इसी के ब्रेकन को आटे में मिलाया जाता है, जिससे आटा फूल जाता है। आगे देखिए, डबल रोटी निर्माण के दौरान इस कवक का यूज किया जाता है। अगला, इडली, डोसा आदि प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय व्यंजन बनाने हेतु दाल चावल के आटे को जीवाणु द्वारा किण्वित किया जाता है। भटूरे आपने देखे होंगे या डोसा आपने देखा होगा। डोसा और इडली में जो भी टेक्सचर होता है वो कैसा होता है? वो स्पंजी होता है। तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए जीवाणुओं से उसको फर्मेंट कराया जाता है। जैसे कि ब्रेड भी आपकी सॉफ्ट होती है, तो उसको भी फर्मेंट किया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये ईस्ट का बॉटनिकल नेम है आपका, इसी को हम बीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। इसके लिए ल्यूकोनोस्टॉक तथा स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। तो जो आपके ये ल्यूकोनोस्टॉक तथा स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु हैं, ये आपके उपयोग में लाए जाते हैं जब आप डोसा और इडली बनाते हो तब। विभिन्न प्रकार के अचार व अनेक ऋतुओं में सरलता से उपलब्ध सब्जियों जैसे गाजर, गोभी, मूली, सलजम आदि को भी लैक्टिक अम्ल जीवाणु द्वारा परिरक्षित करके लंबे समय तक उपयोग के लिए रखा जाता है। तो काफी टाइम के लिए अगर हमें ये सब्जियां रखनी है तो लैक्टिक अम्ल जीवाणु के द्वारा उसको हम प्रिजर्व करके लंबे समय तक रख सकते हैं। अगला, सूक्ष्म जीवों के प्रयोग भोजन को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा किण्वन से तैयार सॉस का प्रयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे सोया सॉस, सभी जानते हैं सोया सॉस का यूज भोजन में किया जाता है। और वो किससे तैयार किया जाता है? सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। अगला, सोयाबीन के किण्वन से जापान में टोफू, चीन में शुफू तथा इंडोनेशिया में टेम्पे तैयार किया जाता है। ये वहाँ के आपके स्वादिष्ट व्यंजन हैं जो सोयाबीन को फर्मेंट करके जापान में तैयार किए। तो जापान में टोफू बनाया जाता है, चीन में शुफू बनाया जाता है तथा इंडोनेशिया में टेम्पे तैयार किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों में जो हम भोजन में चीजों को यूज करते हैं उनमें सूक्ष्म जीवों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके ही हम बहुत सारे खाद्य पदार्थों को तैयार करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक फिनिश हो गया। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका आपको बतानी थी, तो मैंने ये पूरा आपको क्लियर करवा दिया। अब इसके बाद इसकी जो दूसरी हेडिंग मैंने डलवाई हुई उसका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊंगी। ये आपके टोटल 8 हेडिंग है, तो इसका मतलब है पूरा लेसन
आपका 8 लॉन्ग क्वेश्चन आपके इससे बनेंगे और सरल सा लेसन है। जो सूक्ष्मजीवों के आपके नाम है बस आपको वो याद करके रखना है, क्योंकि उनके बिना आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। इसमें जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका है उसमें हमें औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का वर्णन पढ़ना है। अलग से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। और लॉन्ग क्वेश्चन में जो शब्द लिमिट आपकी रहती है वो आपको 100 वर्ड से कम नहीं लिखना होता है। और आपकी पेपर में जो 12th के विद्यार्थी हैं उनका जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो 5 नंबर का आता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो औद्योगिक या जो आपकी फैक्ट्री है उनमें सूक्ष्म जीवों की हेल्प से किन किन प्रोडक्टों को बनाया जाता है उन पर आज हमें देखना है। आप हेडिंग डालेंगे औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सूक्ष्म जैसे जीवाणु, कवक, ईस्ट आदि का उद्योगों में विभिन्न उत्पादों के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। मैं पिछली वीडियो में आपको ईस्ट का या इसी का दूसरा नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसका उपयोग हम किस चीज को बनाने में करते हैं तो मैंने इस पर चर्चा की थी आपसे। ब्रेड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। आज हम इसका उपयोग शराब बनाने में करेंगे। तो इतना जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि कौन कौन से वो सूक्ष्मजीव हैं जिनकी मदद से हम औद्योगिक स्तर पर उत्पादन में बढ़ोतरी करते हैं। सूक्ष्मजीवों का अध्ययन औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित मुख्य औद्योगिक उत्पादों का वर्णन निम्नलिखित है। आगे देखते हैं। किण्वित पेय पदार्थ, किण्वित फर्मेंटेड बीवर्स। शराब उद्योग में ईस्ट कोशिकाएं किण्वन के द्वारा शर्करा के घोल को शराब में परिवर्तित कर देती हैं। जब हम अंगूर के रस में या अंगूर के रस से शराब बनाते हैं तो उसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसी और सैक्रोमाइसिस इलेक्ट्रोइडियस को डालते हैं, जिसके किण्वन से वाइन बनती है। इसी तरीके से कई प्रकार की शराबों का निर्माण किया जाता है सूक्ष्मजीवों की मदद से। अगला, शर्करा के घोल में मोल्ड द्वारा किण्वन से सिट्रिक अम्ल बनता है। सिट्रिक अम्ल पेय पदार्थों के निर्माण में काम आता है। सिट्रिक अम्ल से कई पीने वाले पेय पदार्थ जो होते हैं शरबत वगैरह वो बनाया जाता है। अगला, सिरका या एसिटिक अम्ल। सिरका का यूज सभी लोग जानते हैं, बहुत सारी चीजों में इसका होता है, अचार में इसका यूज किया जाता है। और इसका दूसरा नाम है एसिटिक एसिड। तो देखिए केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिरका का दूसरा नाम है एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। के निर्माण के लिए शर्करा के घोल का माइकोडर्मा एसिटी तथा एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणुओं द्वारा किण्वन कराया जाता है। अब सिरका में आपको जो जीवाणुओं का नाम है वो याद रखना है, जैसे ये माइकोडर्मा एसिटी और एसिटोबैक्टर एसिटी, इसी के 2 नाम है, या तो ये याद रखिए या तो ये वाला याद रखिए। अब ऊपर आपने देखा शराब बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज किया जाता है, तो आप इसको याद रखने, ये लिख के आपको अंडरलाइन देनी है, तभी आपको नंबर पेपर में मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। आगे, सिरके का उपयोग अचार बनाने में, मैं अंडरलाइन दे देती हूँ यहाँ पे, पेय पदार्थों में, पीने वाले पदार्थों में, दवाइयों में, भोज्य पदार्थों में, विशेष गंध हेतु तथा फल सब्जियों के संरक्षक के रूप में किया जाता है। फल तथा सब्जियों को सुरक्षित रखने में भी हम किसका, सिरके का यूज करते हैं। आगे नोट में मैंने एक पॉइंट डाला हुआ है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था बोर्ड में। औद्योगिक स्तर पर सिरका बनाने के लिए ट्रिकलिंग जनित्र का उपयोग किया जाता है। जिस पात्र में सिरका बनाया जाता है उसका नाम है ट्रिकलिंग जनित्र। आगे अगला यूज, तमाकू टोबैको। उद्योग में तंबाकू की पत्तियों में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ जीवाणुओं जैसे बैसिलस मेगाथीरियम तथा माइक्रोकोकस कैंडिडेंस का उपयोग करके किण्वन क्रिया कराई जाती है। तंबाकू, कई तरीके की तंबाकू आती है, सब में स्वाद अलग अलग होता है, तो स्वाद लाने का कारण ही ये आपके सूजीव है, जिनमें से बैसिलस मेगाथीरियम तथा माइक्रोकोकस कैंडिडेंस प्रमुख है। चाय पत्ती भी कई तरीके की आती है, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। तो टेस्ट अलग होने का कारण है कि विभिन्न सूक्ष्मजीवों के द्वारा क्यूरिंग की क्रिया कराने या उनका स्वाद बढ़ाना। आगे, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों पर माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, इन दोनों में आप एक तैयार कर लेंगे, तंबाकू और चाय में, तो आपका काम चल जाएगा। माइक्रोकोकस कैंडिडेंस की किण्वन क्रिया द्वारा क्यूरिंग कराई जाती है, क्यूरिंग क्रिया का नाम है, जिससे चाय की पत्तियों में विशेष स्वाद आता है। तो इतने जो आपने औद्योगिक स्तर में यूज देखे, जो सूक्ष्मजीवों की मदद से बहुत सारे पदार्थ बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में, तो आज हमने उन पर प्रकाश डाला हुआ है।
अब जिस सीरीज से मैंने आपको पहले प्रश्न में आपको हेडिंग डलवाई थी, सूक्ष्मजीवों की भूमिका, सबसे पहला खाद्य पदार्थों में, दूसरा आपका औद्योगिक स्तर में, इसी क्रम से जो तीसरी आपकी हेडिंग होगी वो क्रम से मैं क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगी। जितनी भी हेडिंग डली हुई है पूरे वही क्वेश्चन है, आपका पूरा लेसन उसी पे बेस्ड है और पूरा लेसन उन्हीं 4 या जो 8 हेडिंग मैंने लिखाई है उसी में आपका समाप्त हो जाएगा। जीव किस तरीके से बाह्य मल ट्रीटमेंट में अपनी भूमिका निभाते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आइए देखते हैं। ये यूनिट 3 14 अंक की, आज मैं इसका आपको चौथा क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ या चौथा टॉपिक आप मान सकते हो। तो ये 14 अंक की यूनिट आपकी आती है जिसका मैं सेकंड लेसन आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आगे देखिए, बाह्य मल उपचार में सूक्ष्मजीवों की भूमिका, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। आप लोगों को जानकारी होगी, प्रतिदिन महानगरों, शहरों, कस्बों में जो अपशिष्ट मतलब बचा हुआ या वेस्ट जो वाटर होता है वो निकलता है और प्रवाहित होता है, और व्यर्थ जल बहुत सारी आवासीय कॉलोनी से मलमूत्र, कूड़ा करकट आदि मृत पादप आदि निकलते हैं जिनमें जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये अपशिष्ट जल जो प्रवाहित होकर जाते हैं इसी को हम सीवेज के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं। प्रतिदिन महानगरों, शहरों तथा कस्बों में अपशिष्ट जल एक बड़ी मात्रा में प्रवाहित होता है। इस अपशिष्ट तथा व्यर्थ जल में, व्यर्थ मतलब बेकार, अपशिष्ट माने बचा हुआ, आवासीय कॉलोनियों से निकली गंदगी, मलमूत्र, अन्य कूड़ा करकट, मृत पादप तथा मल में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं। मलमूत्र इस अपशिष्ट जल का प्रमुख घटक होता है। इस अपशिष्ट जल को बाहित जल, सीवेज कहा जाता है। तो ये परिभाषा आप लोगों को देखनी होगी कि जो आपका मलमूत्र या बाहित मल है वो होता क्या है। तो जो बचा हुआ जल होता है जो कॉलोनियों से, जो आवासीय कॉलोनियां हैं महानगरों, शहरों, कस्बों में, उनसे निकलता है, उसको हम बाहित जल या सीवेज के नाम से जानते हैं। इस बाहित मल का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना चाहिए? डायरेक्ट इनको नदियों में, जलाशयों में नहीं छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ते हैं तो प्रदूषण की समस्या का कारण बनते हैं। आइए देखते हैं। बाहित मलमूत्र का उपचार निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होता है। तो 3 चरणों में हम ट्रीटमेंट करते हैं सीवेज का। तो पहला जो उपचार होता है भौतिक या प्राथमिक उपचार, जिसको भौतिक को इंग्लिश में हम फिजिकल और प्राथमिक उपचार को हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहेंगे। सबसे पहले जो हम सीवेज को ट्रीटमेंट देंगे उसको हम भौतिक या प्राथमिक उपचार के नाम से जानते हैं। दूसरा जैविक या द्वितीयक उपचार, जिसको जैविक को हम बायोलॉजिकल और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। प्राथमिक ट्रीटमेंट करने के बाद हम सीवेज को सेकंड ट्रीटमेंट देते हैं। तीसरा तृतीयक उपचार, इसी को हम टर्सरी ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। तो 3 तरीके से हम सीवेज को ट्रीटमेंट देते हैं, ये आपको पढ़ना है। आप पहला ट्रीटमेंट क्या है? पहला ट्रीटमेंट फिजिकल और प्राइमरी ट्रीटमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, इस चरण के अंतर्गत पहले हम जो आपका बाहित मल होता है उसके उपचार के शुद्धिकरण के लिए पानी में ऊपर तैरती गंदगी को हम विशेष छलनी जालियों से निस्यंदन द्वारा अलग कर लिया जाता है। निस्यंदन कहते हैं फिल्ट्रेशन को या छानने को। तो जो मोटी मोटी गंदगी होती है जो तैरती रहती है उसको हम बड़े बड़े छन्नों के माध्यम से फिल्ट्रेशन करके अलग कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद गंदगी को अवसादन की क्रिया द्वारा पृथक करते हैं। अवसादन कहते हैं सेडिमेंटेशन, मतलब निथारना इसको, ठीक है। निस्यंदन तथा अवसादन प्रक्रियाओं द्वारा बाहित मल से कूड़े करकट जैसे छोटे कंकड़, मिट्टी के कणों को अलग कर लिया जाता है। तो हम जो फिजिकल या प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसमें हम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन दोनों प्रक्रियाओं से उसको गुजारते हैं, जिससे जो छोटे छोटे कंकड़, मिट्टी कण होंगे वो अलग कर लिए जाते हैं। आगे अवसादन प्रक्रिया के पश्चात ठोस अवशिष्ट नीचे बैठ जाते हैं। जब हम सेडिमेंटेशन का कार्य करते हैं या निथारने का काम करते हैं तो जो सॉलिड वेस्ट होते हैं भारी भारी, वो नीचे क्या करेंगे, तली में बैठ जाएंगे। इन्हें हम प्राथमिक स्लज या प्राइमरी स्लज भी कहते हैं। इनको हम किसके नाम से जानेंगे? प्राइमरी स्लज के नाम से हम जानेंगे। इसको प्राथमिक सेप्टिक टैंक से जैविक या द्वितीयक उपचार के लिए दूसरे टैंक में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो प्राथमिक उपचार में हमने क्या किया, आइए फिर से सुनते हैं। प्राथमिक उपचार में हम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन मतलब छानने और निथारने की क्रिया करेंगे, जिससे कंकड़ और जो मोटी मोटी धातुएं होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। इन प्रोसेस से गुजारने के बाद इसको हम प्राथमिक सेप्टिक टैंक से
तो आपको याद रखना है, एक प्रश्न आता है कि प्राथमिक उपचार में किस टैंक का यूज किया जाता है। तो देखो मैंने अंडरलाइन दी, आपको निशान लगाना है सेप्टिक टैंक में। सेप्टिक टैंक्स में इस सारी प्रक्रिया से गुजारने के बाद उसे जैविक या द्वितीयक उपचार के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे टैंक में प्रवाहित कर देते हैं। उसी को हम बायोलॉजिकल और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राथमिक स्लज, जो प्राथमिक हमें पहली बार में निथारने से और सेडिमेंटेशन करने के बाद जो चीजें प्राप्त हुई उनको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक स्लज को कृत्रिम विधियों द्वारा ऑक्सीजन के प्रवेश के लिए विशाल वायवीय टैंकों या डाइजेस्टर टैंक। तो देखो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होगी सेकेंडरी ट्रीटमेंट वो किस टैंक में करेंगे, हम डाइजेस्टर टैंक में। देखो मैं अंडरलाइन किया हुआ है। इससे प्रश्न आ सकता है कि जो आपका जैविक उपचार है उसको किस टैंक में किया जाता है, तो आपको डाइजेस्टर टैंक या वायवीय टैंक पे निशान लगाना है। और प्राथमिक उपचार किस टैंक में किया जाता है, और सेप्टिक टैंक में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। गुजारा जाता है, किसी यंत्र की सहायता से इसमें वायु को मिलाया जाता है। इससे ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूक्ष्मजीव उच्च वृद्धि दर्शाते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे तो सूक्ष्मजीवों की संख्या होगी वो बढ़ जाएगी। ये सूक्ष्मजीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये टैंक में गाढ़े पदार्थ के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसे हम स्लज कहते हैं। अकार्बनिक पदार्थों का बाहरी स्थान में उपस्थित शैवालों द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। अपार जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको ये जो सूक्ष्मजीव होंगे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, उनको हम क्या कहेंगे, अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ जो होंगे उनका जो उनको खत्म करना होगा वो कौन करे, वो जो एल्गी आपके होंगे। बहिर्स्त्राव का मतलब होता है जो ऊपर तैरते हुए रहते हैं, उन प्लांटों को हम बहिर्स्त्राव कहते हैं, जिसमें आपका एल्गी आएगा। एल्गी द्वारा इन अकार्बनिक पदार्थों का उपभोग कर लिया जाता है या यूज कर लिया जाता है। बीओडी का स्तर कम होने पर इसको पुनः सेप्टिक टैंक में भेज दिया जाता है। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप जब अगली 5वीं यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो पॉल्यूशन का लेसन पढ़ना है उसमें आपको बीओडी और सीओडी पढ़नी पड़ेगी। तो बीओडी किसको कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा हम मापते हैं तो उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जानते हैं। बीओडी का स्तर कम होने लगता है तो इसको पुनः सेप्टिक टैंक में भेज दिया जाता है। तो हम फिर से उसी प्रोसेस को दोहराते हैं, सेप्टिक टैंक में इसको फिर से भेज देते हैं। अब एक्टिविटी स्लज की अल्प मात्रा को वापस वायवीय टैंक में भेज दिया जाता है। सेप्टिक टैंक में गुजारने के बाद हम फिर क्या करते हैं, इसको वायवीय टैंक में द्वितीय उपचार जहां किया था उसी में फिर से भेज देते हैं। यहाँ अवायवीय रूप से वृद्धि करने वाले जीवाणुओं द्वारा एक्टिविटी स्लज का अपघटन किया जाता है। जो बची हुई आपकी स्लज रहती है उसका अपघटन भी इसी वायवीय टैंक में होता है और अवायवीय जीवाणु के द्वारा। इस अपघटन से मीथेन CH4, इसी का दूसरा नाम है मार्स गैस, H2 हाइड्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2 गैसें हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें निकलती हैं। इनको संयुक्त रूप से हम जैव गैस या बायोगैस के नाम से जानते हैं। तो बायोगैस भी आपको पढ़नी है अगले क्वेश्चन में, बायोगैस के नाम से हम जानते हैं। तो अवायवीय और वायवीय दोनों प्रकार के जीवाणु जो स्लज होता है उसको खत्म करने का कार्य करते हैं। आइए देखते हैं टर्सरी ट्रीटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन इस पे पूछा गया था। टर्सरी ट्रीटमेंट या तृतीयक उपचार। द्वितीयक उपचार के पश्चात प्राप्त जल को निकालकर पुनः छाना जाता है तथा एक अन्य टैंक में संग्रहित करके इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। द्वितीयक उपचार के बाद जो हमें जल प्राप्त होता है उसको अन्य टैंक में हम निकाल लेते हैं और इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं जिससे इसका शुद्धिकरण होता है। जब तक इसकी सांद्रता 1 से 2 ppm पार्ट्स पर मिलियन न हो जाए, इस जल को प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, नहर आदि में भी विसर्जित किया जा सकता है। जब इसमें हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं तो जल शुद्ध हो जाता है और उसको नदियों, जलाशयों, तालाबों में हम छोड़ सकते हैं। बाह्य मल की गंदगी का शैवालों द्वारा शुद्धिकरण एक विशेष प्रकार के खुले तालाबों में भी किया जाता है। इन तालाबों को ऑक्सीकरण ताल अथवा निरीक्षण ताल कहते हैं। कई बार प्रश्न आया हुए ऑक्सीकरण ताल का चित्र बनाइए या निरीक्षण ताल का चित्र बनाकर बताइए, या तृतीयक उपचार में निरीक्षण ताल का चित्र बनाते हुए उस रूपरेखा को प्रदर्शित कीजिए। तो आप किस तरीके से आपका तृतीयक ट्रीटमेंट में ताल होता है उसका देखो मैंने चित्र बनाया है, आप लोगों को चित्र तैयार करना है। ये आपका टर्सरी ट्रीटमेंट में ये आपका ऑक्सीकरण ताल का चित्र है। बाह्य मल शुद्धिकरण ताल मैंने लिखा हुआ है, या इसी को आप ऑक्सीकरण ताल भी लिख सकते हैं। ये जो आपका टैंक है या ऑक्सीकरण ताल है, इसमें इस वाले हिस्से से हम तरल अपशिष्ट को अंदर प्रविष्ट कराते हैं और यहाँ पे ये जो आपका घूमने वाला ये भुजा लगी हुई है, ये चारों ओर राउंड करती हुई घूमती है भुजा, जैसे लिखा है घूमती स्प्रे भुजा। तो इससे क्या होता है, क्लोरीन का छिड़काव होता है। क्लोरीन जब पानी में मिल जाता है तो जल थोड़ा सा शुद्ध हो जाता है और जल का शुद्धिकरण होने के बाद देखो इस वाले पथ से ये यहाँ से बहिर्स्राव द्वारा ये बाहर जल निकल जाता है और इस जल को प्राप्त करके हम नदियों, जलाशयों और उद्यानों में कई जगह इसको हम छोड़ सकते हैं। तो ऑक्सीकरण ताल का आप लोग चित्र बनाएंगे
टर्सरी ट्रीटमेंट में, या आपका बाह्य मल के उपचार में भी अगर क्वेश्चन आता है तो अगर आप चित्र डालते हैं तो उससे अच्छी स्कोरिंग करने में हेल्प मिलती है। तो चित्र कोई कठिन नहीं है। इस साइड से हम तरल अपशिष्ट जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको हम यहाँ से इंजेक्ट कराएंगे अंदर, और यहाँ पे ये स्प्रे भुजा है घूमती हुई रहेगी और क्लोरीन गैस इस जल में मिल जाएगी। जब इस जल में क्लोरीन गैस मिलेगी तो जो भी गंदगियां अशुद्धियां होंगी वो नष्ट हो जाएंगी, और इस पस से हम बाहर जल को निकालेंगे और नदियों तालाबों जलाशय में इसको हम छोड़ देंगे। बाह्य मल शुद्धिकरण का एक ताल है, इसी को हम ऑक्सीकरण ताल के नाम से भी जानते हैं। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ऑक्सीकरण ताल। प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। और ये आपका जो सेकंड लेसन है उसमें मैं आप लोगों को ही थर्ड क्वेश्चन आज पढ़ाऊंगी। इसमें जो औषधियां एंटीबायोटिक्स जो माइक्रोब्स के हेल्प से बनाई जाती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। मैंने हेडिंग डाली हुई सूक्ष्मजीव एवं प्रतिजैविक औषधियां, माइक्रोब्स एंड एंटीबायोटिक मेडिसिन। सूक्ष्मजीव के द्वारा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो दवाइयां होती हैं वो बनाई जाती हैं और वो मानव कल्याण में उपयोगी भी सिद्ध हो रही हैं। सूक्ष्मजीव कौन कौन से? जीवाणु तथा कवक तथा विभिन्न प्रतिजैविकों का उत्पादन किया जाता है। प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग बॉक्समैन ने सन 1942 में किया। ये 1 नंबर का आपका मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चन है वो ये बन रहा है, तो यहाँ पे अंडरलाइन देंगे। अब प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था और कितने सन में? तो बॉक्समैन ने किया था। एंटीबायोटिक शब्द ये जो नाम दिया गया था बॉक्समैन ने दिया था 1942 में। आगे, आज लगभग 7000 प्रतिजैविक पदार्थ ज्ञात हैं, तो 7000 एंटीबायोटिक खोजे जा चुके हैं। आगे, प्रथम प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलवेज पूछा जाता है कि जो प्रथम एंटीबायोटिक दवाई है वो कौन सी है? तो पेनिसिलिन है। और किससे खोजी गई ऐसे भी देखते हैं, जिसका संश्लेषण पेनिसिलियम नोटेटम, इसको भी हम अंडरलाइन देंगे। ये सारे आपके मल्टीपल चॉइस में प्रश्न आ चुके हैं। तथा पेनिसिलियम क्राइसोजीनम जातियों से होता है। तो 1 नंबर का प्रश्न आपका ये प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग किसने किया, यहां से एक प्रश्न ये है आपका 1 नंबर का। और दूसरा, प्रथम प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? वो पेनिसिलिन है। तो दूसरा प्रश्न आपका ये हुआ मल्टीपल चॉइस का। इसका संश्लेषण किससे किया जाता है, ये किससे बनाई जाती है? तो पेनिसिलियम नोटेटम याद रखेंगे आप लोग। पहला ये कवक है। दूसरा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम जातियां, ये भी आपका कवक है। इन दोनों कवकों से पेनिसिलियम जो आपके एंटीबायोटिक है वो बनाई जाती है। आगे, इस प्रतिजैविक की खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अब आप ये जो वैज्ञानिक है इनका नाम याद रखेंगे। जो प्रथम एंटीबायोटिक खोजा गया था उसको खोजने का श्रेय किसको है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। आप अलेक्जेंडर पूरा नाम नहीं याद होता है तो फ्लेमिंग आप इतना याद रख सकते हो और इससे रिलेट करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो आपके 3 प्रश्न यहीं से तैयार हो रहे हैं। आगे 1928 को जाता है। 1928 को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 मतलब सन ही उनका है। उन्होंने इस सन में अपनी जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी उसकी खोज की थी। आगे, अब कुछ कवकों के द्वारा एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, उन मैंने कवकों को लिखा हुआ है कौन कौन से हैं। तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक और कवक फंगाई। पेनिसिलिन, पेनिसिलियम मैंने पीछे ही आपको चर्चा की, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से पेनिसिलिन जो दवा है वो बनाई जाती है। रेमाइसिन, ये म्यूकर रेमिनियंस, इससे बनाई जाती है। और कंपेस्टिन, ये सेलियोटा कंपेस्टिस से बनाई जाती है। तो 3 कवकों के यूज से हम पेनिसिलियम और ये आपका म्यूकर रेमिनियंस, सेलियोटा, ये सारे कवकों के माध्यम से हम एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं वो तैयार करते हैं। अगला, आपको जीवाणु के द्वारा भी एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, तो जीवाणु भी देख लीजिए आप लोग। एंटीबायोटिक और जीवाणु, जीवाणु कहते हैं हम बैक्टीरिया को। अब आगे देखिए, पॉलीमिक्सिन बी, ये किस जीवाणु से बनाई जाती है? बैसिलस पॉलीमिक्सा से बनाई जाती है। स्टेप्टोमाइसिन, ये देखो फेमस एंटीबायोटिक है, तो स्टेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से ये आपकी एंटीबायोटिक जो दवा है जीवाणु से बनाई जाती है। नियोमाइसिन स्टेप्टोमाइसिस फ्रेडी, इस जीवाणु से बनाई जाती है। अगली इरिथ्रोमाइसिन स्टेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस से बनाई जाती है। अब रिलेट करने के लिए आप इरिथ्रोमाइसिन से इरिथ्रियस रिलेट कर सकते हो, और यहाँ से स्टेप्टोमाइसिन से स्टेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, स्टेप्टोमाइसिस ग्रेसियस को रिलेट कर सकते हो। नियोमाइसिन, इसको आपको याद करना पड़ेगा, स्टेप्टोमाइसिस फ्रेडी। और पॉलीमिक्सा भी इम्पोर्टेंट है,
तो बैसिलस पॉलीमिक्सा जीवाणु से पॉलीमिक्सन बनाई। तो पॉलीमिक्सा पॉलीमिक्सन रिलेट करके आप तैयार कर सकते हो। तो आपको ये एक दो जो एंटीबायोटिक्स हैं किन जीवाणु की तरह बनाई जाती हैं वो आपको देखना पड़ेगा। अब मैंने कुछ दो यूज लिखे हैं नीचे। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक कवक है। कवक द्वारा उत्पन्न जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए, ये आपका एंटीबायोटिक का नाम है, ए को अंग प्रत्यारोपण के समय रोगियों में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में, अब प्रत्यारोपण जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो उस समय रोगियों में जो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब न हो जाए उसके लिए इस दवा का साइक्लोस्पोरिन ए का यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी जो एंटीबायोटिक्स है वो है, और किससे बनाई जाती है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक से बनाई जाती है। अब एक प्रश्न आपका आ चुका है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक, इनमें से सभी। तो आपको निशान लगाना हो कवक या फंगाई। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है? फंगाई है। और माइकोडर्मा मैं इसके पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ औद्योगिक उत्पादन सूक्ष्मजीवों की भूमिका में, तो माइकोडर्मा भी मैंने आपको पढ़ाया था। माइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, में प्रयोग किया जाता है। आप साइक्लोस्पोरिन ए का हमने यूज देख लिया, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसके समय यूज किया जाएगा। फिर मोनोस्कस परप्यूरियस, ये जो आपका कवक है, इससे उत्पन्न औषधि स्टेनिन का रुधिर कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने में प्रयोग किया जाता है। तो मोनोस्कस परप्यूरियस से जो औषधि बनाई जाती है उसका नाम क्या है? स्टेनिन। स्टेनिन का यूज कब किया जाता है? जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल स्तर या लेवल बढ़ जाता है, तब उसको कम करने के लिए इस स्टेनिन दवाई का यूज किया जाता है। आप अगला प्रश्न देखिए, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है, 5 नंबर के 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को लिखने के लिए आते हैं यूपी बोर्ड के विद्यार्थी, तो उसमें आप लोगों को 100 शब्द से कम नहीं लिखना होता है। मैंने जितना मैटर तैयार किया है वो 100 शब्द से आपका कम नहीं, अधिक ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। आप जैव नियंत्रक क्या होते हैं? जिस तरीके से जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा उनसे अगर दवाई प्रिपेयर की जाए तो उनको हम बायो कंट्रोलर्स के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं उन्हीं जीवाणुओं से हम कैसे उन दवाइयों को हम तैयार कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एंटीबायोटिक्स में देखा, उन्हीं जीवाणुओं से हमने दवाइयां या कवकों से हमने दवाइयां एंटीबायोटिक्स तैयार की हैं। ऐसे ही आपके अगर विषाणु के द्वारा होने वाला फसल में कोई रोग है तो विषाणु से ही हम उनका एंटीडोट तैयार करेंगे या जैव नियंत्रक तैयार करेंगे, तो उनको ही हम बायो कंट्रोलर्स के नाम से जानते हैं। आप जैव नियंत्रक की सूक्ष्मजीव भूमिका थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्मजीव माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोलर एजेंट्स। आगे देखिए, मानव आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों को तथा फसलों को रोगों तथा पीड़कों से बचाने हेतु अनेक रासायनिक कीटनाशकों, कीटनाशकों एवं शाकनाशकों का उपयोग कर रहा है। अब क्या मतलब हुआ इस बात का? मानव जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जा रही खाद्यान्न की, तो वो उत्पादन में वृद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत सारे रासायनिक केमिकल जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको डाल रहा है, और अगर फसलों में कीड़े वगैरह कुछ लग रहे हैं तो उनको भी खत्म करने के लिए वो दवाइयों का छिड़काव कर रहा है। अगर इन सब चीजों का छिड़काव होता है तो निश्चित बात है मानव के लिए भी वो आपका खतरा बन सकता है, और जानवरों के लिए बन सकता है, जीव जंतु के लिए बन सकता है। तो इस चीज को, पॉल्यूशन भी इससे बढ़ सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो इन सब चीजों को रोकने के लिए अगर हम कुछ इस तरीके का बीज या प्लांट विकसित करें कि उससे कोई प्रदूषण ही ना हो, और कोई भी हमें जो केमिकल आपका फर्टिलाइजर उसका भी यूज ना करना पड़े, तो उन्हीं सब चीजों को हम बायो कंट्रोलर के नाम से जानेंगे। नियंत्रण हेतु जैव विज्ञानिक विधि का प्रयोग जैव नियंत्रण कहलाता है। अगर इन जीवाणुओं, कवकों, विषाणुओं से ही हम इनका जीन निकाल के प्लांटों में इंजेक्ट करा के इस तरीके का प्लांट विकसित करें जिनको हम बीटी पादप के नाम से जान सकते हैं, और इनसे प्रदूषण की समस्या से भी हम निजात पा सकते हैं। तो इन नियंत्रण विधियों को या इन नियंत्रण करने वाली जैव वैज्ञानिक विधियों को हम बायो कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। रासायनिक उर्वरक मृदा, भूमिगत जल, फलों, सब्जियों आदि पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ये सभी को पता है। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे वो क्या करेंगे? मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जल जो है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं, वाटर पॉल्यूशन होता है, फलों एवं सब्जियों आदि पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अतः सूक्ष्मजीव का प्रयोग कीटनाशकों के रूप में करने पर विचार चल रहा है। अगर हम सूक्ष्मजीवों से ही कोई ऐसा पेस्टिसाइड्स बनाए जिससे हमारे प्रदूषण की जो समस्या बढ़ रही है उसमें हम उसको नियंत्रण कर सके,
तो रोगजनक में किस किस का यूज करके हम एंटीडोट बना सकते हैं? रोगजनक विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजुअंस द्वारा पीड़क कीटों को संक्रमित करके उन्हें नष्ट किया जा सकता है। अब आगे देखिए, सूक्ष्मजीवों द्वारा जैविक नियंत्रण इन प्रकार से किया जा सकता है। अब किन किन जीवाणुओं, कवकों, विषाणु के माध्यम से हम बायो कंट्रोलर बना सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं जीवाणुओं द्वारा नियंत्रण। कौन से जीवाणु का यूज करके हम बायो कंट्रोल बना सकते हैं? जो जीवाणुओं द्वारा नियंत्रण, कंट्रोल बाय बैक्टीरिया। इस कार्य के लिए बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, आप बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस एक मृदीय जीवाणु है। कैसा है? मृदीय, मिट्टी में रहने वाला जो जीवाणु, उसको कहेंगे हम मृदीय जीवाणु। आप बी से हमने ये बैसिलस से हमने वी ले लिया और थ्यूरिजिएंसिस TH स्पेलिंग था से क्या बनेगा? TH बनेगा, तो हमने स्मॉल t ले लिया। अब कैरोलस लीनियस के अनुसार द्विना पद्धति में जब भी हम किसी वैज्ञानिक नाम को इंडिकेट करते हैं तो पहला जो वर्ड होता है उसको हम कैपिटल लेते हैं और जो सेकंड वर्ड होता है उसको हम स्मॉल लेते हैं। आप लोगों को पता होगा। आप बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस कैसा जीवाणु है? एक मृदीय जीवाणु। इस पे भी एक प्रश्न आता है, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस क्या है? तो ये जीवाणु है। कैसा जीवाणु? कहाँ रहता है? वायु में रहता है, जल में रहता है, मृदा में रहता है, या सभी जगह रहता है? तो आप कहेंगे मृदा में रहता है। VT नामक जीवाणु की सहायता ली जाती है। इस जीवाणु की सहायता से उत्पन्न फसल क्या कहलाएगी? BT फसल कहलाती है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है उदाहरण में BT कॉटन, BT वैगन आदि। इस BT जीन को जब हम प्लांट में इंजेक्ट कराते हैं तो उससे जो फसल बनाई जाती है उसको हम नाम देते हैं BT कॉटन। जो भी प्लांट को विकसित किया जाएगा इस विधि के माध्यम से उसको हम वही नाम देते हैं, आगे हम BT लगा देते। जैसे हमने BT कॉटन, BT वैगन, BT आलू, BT टमाटर और गोल्डन राइस, बहुत सारी फसलें इससे बनाई गई हैं। आगे जो आप चौथी यूनिट है उसमें इस चीज को आप लोग पढ़ेंगे। अब दूसरा देखते हैं, विषाणु द्वारा नियंत्रण, कंट्रोल बाय वायरस। वायरस के द्वारा कोई अगर फसल में कोई वायरस नुकसान पहुंचा रहा है तो उस वायरस से होने वाली जो क्षति है फसलों में उसको हम कैसे रोकेंगे? तो वायरस से ही हम उसका जीन निकाल के उस प्लांट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। अब देखो कौन सा वायरस है? बैकिलो वायरस रोगजनक कीटों एवं अन्य आर्थ्रोपोडियन जंतुओं को नष्ट करने के लिए उपयोगी। आर्थ्रोपोडियन मतलब आर्थ्रोपोडा वर्ग में जो जंतु रखे हैं, जो आपके बिच्छू वगैरह हैं, तो उनसे हम फसलों को नुकसान पहुंचाने से कैसे बचा सकते हैं? बैकिलो वायरस जो रोगजनक है उससे हम बायो कंट्रोलर्स बनाएंगे और बायो कंट्रोलर्स बना के हम विषाणु से होने वाली जो क्षति है कृषि में उसको हम इजीली रोक सकते हैं। तो बैकिलो वायरस आपको याद रखना है विषाणु में। अब आगे तीसरा, कवकों द्वारा नियंत्रण, कंट्रोल बाय फंगाई। फंगाई के माध्यम से हम, फंगाई से अगर होने वाले रोग हैं प्लांट में तो उनको हम कैसे रोक सकते हैं? उनके बायो कंट्रोलर्स हम कैसे बना सकते हैं? तो कवकों के माध्यम से हम बायो कंट्रोलर्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो कवक कौन से हैं जिनके द्वारा हम बायो कंट्रोलर्स बना रहे हैं? तो वो कवक आपका है कवक ट्राइकोडर्मा, ये आप याद रखेंगे। अब ट्राइकोडर्मा और माइकोडर्मा दो सेम ऑप्शन आपके आते हैं, तो आपको याद रखना है कहाँ ट्राइकोडर्मा कवक का यूज किया गया है और कहाँ माइकोडर्मा जीवाणु का यूज किया गया है। ये दोनों में आपको डिफरेंस रखना है याद। ट्राइकोडर्मा जो एक मुक्त कवक है, पादपों की जड़ों में पाया जाता है, अपादपों के रोग उपचार में काम आता है। तो ट्राइकोडर्मा आप लोग याद रखेंगे। ट्राइकोडर्मा क्या है? एक कवक है और इसका यूज कहाँ करेंगे? कृषि में जहाँ नुकसान हो रहा है वहां। अतः यह जैव नियंत्रक कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एटोमोप्थेरा, एस्परजिलस आदि कवकों को, पीड़कों को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब ट्राइकोडर्मा एक आपका फंगाई हुआ, इसके अतिरिक्त भी एंटोमोप्थेरा एक आप ये याद रखेंगे, एस्परजिलस ये भी कवक है, इसके माध्यम से भी हम बायो कंट्रोलर्स बना सकते हैं। तो एक आप लोग ये याद रखेंगे, पीड़कों को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कंट्रोल बाय प्रोटोजोआ, माइक्रोस्पोरिडिया तथा कोकोडिया की कुछ प्रजातियां टिड्डी, बॉल बीवल तथा कीटों के लार्वा को नष्ट करने के काम आती हैं। तो माइक्रोस्पोरिडिया तथा कोकोडिया कुछ प्रजातियां जो टिड्डी के द्वारा फसल नष्ट होती है, वो बॉल बीवल के द्वारा नष्ट होती है, उन कीटों को नष्ट करने के लिए हम प्रोटोजोआ का यूज करते हैं। आप क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड में आता है, आइए देखते हैं। सूक्ष्म जीवों से गैस निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आप बहुत सारे क्वेश्चन आपने सूक्ष्म जीवों को के माध्यम से, एंटीबायोटिक्स हैं, आपके खाद्य पदार्थों का निर्माण है, औद्योगिक स्तर पर निर्माण है और आपके बायो कंट्रोलर्स हैं, ये सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हम गोबर गैस या जैव गैस का निर्माण किस तरीके से करते हैं उस पर आज हमें चर्चा करनी है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है,
हो सकता है 2024 और 25 का जो सेशन बच्चे देंगे उसमें 25 सेशन में बोर्ड के बच्चों को ये प्रश्न मिले, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और 2 साल से प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। अगला प्रश्न आपका, बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाइए तथा नीचे दिए गए विभिन्न नामों को नामांकित कीजिए, जिसमें गैस होल्डर, स्लज चैम्बर, डाइजेस्टर, गोबर तथा जल कक्ष। ये आपको इतने जो नाम बताए गए हैं इनको आपको चित्र में ये इंडिकेट करना है। और बायोगैस या जैव गैस या उसी का नाम है गोबर गैस का निर्माण किस तरीके से हम करते हैं ये भी हमें बताना है। आपको इसका चित्र भी तैयार करना होगा, जैसे कि मैंने ये चित्र बनाया हुआ है। बायोगैस या गोबर गैस संयंत्र, तो ये गोबर गैस जो संयंत्र आपका है इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है और इस गोबर गैस संयंत्र का 3/4 भाग ये आपका भूमि के अंदर रहता है। इसमें जो आपको नाम इंडिकेट करने हैं, जैसा कि मैंने आपको ये चर्चा की अभी, इसमें गैस होल्डर और स्लज आपका चैम्बर, डाइजेस्टर, गोबर और जल कक्ष। तो गैस होल्डर चित्र में आइए देखते हैं। गैस होल्डर आपका ये वाला हिस्सा गैस होल्डर है, ठीक है, बेलन की तरह। गोबर और पानी का जो जल कक्ष है, एक से गोबर और एक से पानी हम इस चैम्बर में डालते हैं। जब ये पानी और गोबर मिक्स हो जाता है गोबर में तो उसको हम कंदन या स्लैरी कहते हैं। और इसमें इस पाइप के माध्यम से गोबर यहाँ इकट्ठा हो जाता है इस वाले चैम्बर में, जिसको हम डाइजेस्टर टैंक के नाम से जानते हैं। और जब इसमें सूक्ष्म जीवों के माध्यम से गोबर गैस का निर्माण होता है तो ये लगा हुआ जो बेलन है ऊपर की ओर उठता है, जिसमें गैसों की मात्रा में सबसे अधिक मात्रा में आपकी CH4 मीथेन गैस रहती है और दूसरे नंबर पे आपकी CO2 गैस रहती है। इसके अलावा आपकी एसिटिलीन, प्रोपीन और H2S बहुत सारी गैसें इसमें निकलती हैं। सबसे अधिक मात्रा में 70% मात्रा में आपकी CH4 गैस निकलती है। इसके बाद CO2 आपको याद रखना है। ये आपके जो एग्जामिनर आते हैं आपका प्रैक्टिकल में वाइब्रेन, उसमें भी प्रश्न आप लोगों का पूछा जाता है जो बच्चे इस चित्र को बनाते हैं। अब यहाँ से बेलन सूजी को मदद से जब गोबर ये फूलता है सूजी को माध्यम से तो ये बेलन को धक्का लगता है और ऊपर की ओर उठता है। तो यहाँ से निकलने वाली गैसों से हमें जो गैसें प्राप्त होती हैं उसमें हम गैस सिलेंडर, ये जो रसोई के हैं, ये वाला पाइप आप देख रहे हैं, इसमें रसोई की ओर इंडिकेट करके मैंने लिखा हुआ है। तो गैस सिलेंडरों में जो गैस आपकी निकलती है उसको हम भर सकते हैं। और इसमें ये वाला जो आपका कक्ष दिखाई दे रहा है इसमें आपकी स्लज इकट्ठी हो जाती है, जो यूज गैस बनने के बाद बचा हुआ जो आपका वेस्ट मटेरियल रहता है उसको हम स्लज कहते हैं। इस वाले चैम्बर में इकट्ठा हो जाता है। इसको हम खेतों में खाद के रूप में यूज कर सकते हैं इस स्लज को। तो हम 2 तरीके से हम गैस का जो गोबर गैस है उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें हम रसोई के लिए सिलेंडर में गैस भर सकते हैं और बची हुई स्लज से हम गोबर की खाद जो होती है उसको हम पौधों में दे सकते हैं। तो ये बायो फर्टिलाइजर्स का काम भी करती है। अब आपको यहाँ से इस वाले कक्ष से हम गोबर तथा पानी इस वाले कक्ष में डालते हैं इस पाइप के माध्यम से। इस डाइजेस्टर टैंक में गोबर और पानी इकट्ठा होके, ठीक है, इसमें ये काफी टाइम तक सड़ता रहता है। सड़ने के बाद ये जो आपका गैस होल्डर है ऊपर की ओर उठता है, इससे बहुत सारी गैसें निकलती हैं। और ये गैसें जब निकलती हैं तो रसोई गैस का सिलेंडर में हम इनको भर सकते हैं और इस वाले हिस्से में गैस बनने के बाद जो आपका स्लज बचेगा उसको हम खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जैव गैस संयंत्र, गोबर गैस संयंत्र की आपकी संरचना है। आइए प्रश्न देखते हैं किस तरीके से मैं आंसर राइटिंग इसमें कर ली है। अब जो आपका गोबर गैस संयंत्र में सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा, सूक्ष्मजीवों से जैव गैस के निर्माण की विधि सच बन गई। तो हम सबसे पहले जो बायोफ्यूल्स क्या है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैव उत्पत्ति वाले ईंधन को जैव ईंधन कहते हैं। इनका प्रयोग ऊष्मा तथा अन्य प्रकार की ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। जैविक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को हम बायो एनर्जी या जैव ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप सूक्ष्मजीवों के उपयोग में इसको डाल सकते हैं, अगर पूछा जाता है तो। अगर नहीं पूछा जाता है तो डायरेक्ट आप जो आपका बायोगैस संयंत्र की संरचना है वहां से आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। मानव मल तथा पशुओं के गोबर से जैव गैस का निर्माण किया जा सकता है। गोबर से प्राप्त जैव गैस को गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं।
गोबर से जैव गैस संयंत्र द्वारा गोबर गैस उत्पन्न की जाती है, जिसका उपयोग घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इस क्रिया में एक बड़े टैंक जो लगभग 12 से 15 फीट गहरा होता है का उपयोग किया जाता है। ये जो मैंने चित्र आपको दिखाया, ये वाला आपका जो आपका टैंक का हिस्सा होगा, ये 12 से 15 फीट गहरे गड्ढे में ये ठीक रखा हुआ होता है। आगे इस टैंक का 3/4 भाग भूमिगत होता है। इस टैंक का हिस्सा देखिए आप, इतना वाला हिस्सा है, ये 3/4 ज्यादा वाला हिस्सा भूमि के अंदर रहता है और थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकला रहता है। इसके एक ओर 30 सेंटीमीटर का छिद्र होता है। इस छिद्र द्वारा गोबर की कंदर भरी जाती है। आप 30 सेंटीमीटर ये छिद्र होता है, इससे गोबर डाला जाता है और पानी डाला जाता है। तो गोबर और पानी का जो मिक्सचर होता है वो आपका स्लरी या कंदर्म कहलाता है हिंदी में। इसमें समय समय पर कुछ जल डाला जाता है। टैंक के एक और एक छिद्र के द्वारा 2 से 5 सेंटीमीटर की एक नली टैंक से रसोई के चूल्हे तक लाई जाती है। आप इस टैंक में आप देख रहे हो, ये वाली नली ये चूल्हे तक आपकी लाई जाएगी, जिससे हम गैस इस सिलेंडर में फिल कर सकते हैं। टैंक में गोबर की कंदर में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा टैंक में गोबर की कंदर जो होगी उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की क्रिया के कारण, किण्वन किसी चीज का फर्मेंट होना या गोबर का सड़ना, गैस का निर्माण होता है। गैस बनने के साथ साथ यह गैस होल्डर ऊपर उठता है। आप ये चित्र मैंने आपको दिखाया था। अब जब इसमें सूक्ष्मजीवों के माध्यम से जब ये गोबर सड़ेगा तो निश्चित बात है गैसें निकलेंगी और ये जो बेलन जैसा हिस्सा आपको दिख रहा है गैस होल्डर, ये ऊपर की ओर उठेगा। इसके बारे में बात हो रही है। ये वाला हिस्सा जो आपका है वो कैसा ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर की ओर उठता है तथा गैस नली में प्रवाहित हो जाती है। जब बेलन को धक्का लगेगा तो ऊपर की ओर उठेगा और गैस कहाँ, बाहर की ओर जो पाइप लगा हुआ है उससे निष्कासित होगी। उपयोग के बाद कंदर को एक दूसरे निकास द्वारा बाहर निकाल कर खाद के रूप में खेतों में उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। अब इस वाले टैंक में मैंने आपको ये वाला हिस्सा बताया है। आप जब गैस बन जाएगी तो ऊपर जो आपका स्लज बचेगा उस स्लज को हम इस वाले चैम्बर से इस वाले चैम्बर में लाएंगे और यहाँ से बाहर निकालकर हम खेतों में खाद के रूप में उसका यूज कर सकते हैं। खेतों में उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। अब नोट में मैंने कुछ डाला हुआ है, यहाँ से प्रश्न आते हैं आपके बहुविकल्पी। जैव गैस में 50 से 70% मीथेन, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है जैव गैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है, तो आपको निशान लगाना है मीथेन। इसके बाद कौन सी गैस निकलती है, तो 30 से 40% CO2 निकलती है तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन, इथिलीन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड पाई जाती हैं। एक जापानी कंपनी ने जैव गैस संयंत्र में मीथेन का अधिक तीव्रता से उत्पादन करने वाली जीवाणु प्रजाति मैथिनोबैक्टीरियम कैडोमेंसिस खोजी है। तो जापान की एक कंपनी ने आपका जो जीवाणु है मैथिनोबैक्टीरियम कैडोमेंसिस, इसकी खोज की है, जिससे आपके गोबर गैस की जो मात्रा है उसमें ज्यादा मात्रा में उसको बनाया जा सके। अब ज्यादा मात्रा में कैसे बनेगी, तो सूजियों की मदद से ही वो बन सकती है। आई होप आपको बायोगैस संयंत्र मैंने चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको चित्र समझ में आ गया, आप अपनी भाषा में भी लिखते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग सही मानी जाएगी। आगे आप लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं वो किस तरीके से अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं उन पर चर्चा करते हैं। मैं लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। उसी एक लॉन्ग क्वेश्चन से आपके सारे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, मल्टीपल चॉइस सारे क्वेश्चनों का आंसर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आइए मैं बताती हूँ किस तरीके से आप लोगों को करना है। ये प्रश्न आपका बायोगैस क्या है, 1 नंबर में ये प्रश्न लिखने के लिए आता है। इसमें मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अभी बायोगैस क्या है उसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ। अब आंसर राइटिंग कैसे करनी देखिए। मानव मल एवं पशुओं के गोबर से जैव गैस का निर्माण किया जा सकता है। गोबर से प्राप्त गैस को गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में 50 से 70% मीथेन गैस होती है। 1 नंबर की आंसर राइटिंग आपकी हो गई। अब आप लॉन्ग क्वेश्चन अगर एक तैयार कर लेते हैं तो आप शॉर्ट क्वेश्चनों का आंसर इजीली उसी में से फाइंड करके तैयार कर सकते हैं। आपको अलग से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओनली आपको मैंने इस जो लेसन में पढ़ा रही हूँ इसमें मैं आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। तो 6 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा लेसन, पूरा जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट आंसर,
शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरीके के जो आपके 3 नंबर के आते हैं, 2 नंबर के, सारा कुछ तैयार हो जाएगा। आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीवों के ऊर्जा उत्पादन में उपयोग का वर्णन कीजिए। यूपी बोर्ड 18 में ये प्रश्न पूछा गया था। सूक्ष्मजीवों के ऊर्जा उत्पादन में उपयोग का वर्णन कीजिए। तो सूक्ष्मजीवों के ऊर्जा उत्पादन में उपयोग में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया है कि इसमें रसोई गैस के लिए सिलेंडर भर सकते हैं भोजन पकाने के लिए, और बची हुई जो स्लज होती है उसका यूज हम खाद के रूप में खेतों में कर सकते हैं। अगला प्रश्न, जैव गैस के घटक गैसों के नाम लिखिए तथा इससे मनुष्य को होने वाले 2 लाभ लिखिए। तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में अभी आपको पढ़ाया था जैव गैस में कौन कौन से जो जैव गैस के घटक होते हैं। वो सबसे अधिक मात्रा में आपकी मीथेन गैस निकलती है। इसके अदर देखिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये आंसर पढ़ाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया है जैव गैस के घटक में आप आंसर राइटिंग में इस तरीके से लिखेंगे। जैव गैस के घटक 50 से 70% मीथेन, 30 से 40% CO2 तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन, इथिलीन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन तथा H2S गैसें पाई जाती हैं। ये आपके जैव गैस के जो घटक है वो आंसर राइटिंग में इस तरीके से लिखेंगे। जितनी गैसें आपकी निष्कासित होती हैं गोबर गैस बनने में, वो सभी के नाम आप लोग लिख देंगे। तो ये जो आपका आंसर है सेकंड वाला, ये आपका आंसर सही से इस तरीके से आप लोग लिख पाएंगे। अगला प्रश्न ये पूछा गया है इसी में, ये आपका 2017 में आया था प्रश्न। ये आपका 2 नंबर में पूछा गया था, जिसमें आपको जो आपकी शब्द लिमिट होती है वो आप लोगों को 25 शब्द से कम नहीं लिखना होता है, और 2 नंबर का आपका प्रश्न होता है। बायोगैस क्या है? तो बायोगैस में आपको ऊपर ये बता चुके, ये परिभाषा लिख देंगे आप, ये वाली जो मैंने बताई हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के 2 उपयोग बताइए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के 2 यूज आपको बताए हैं। रसोई गैस के लिए हम सिलेंडर भर सकते हैं भोजन पकाने के लिए, और दूसरा यूज हम खेतों में खाद के रूप में जो आपके स्लज बचता है उसका उपयोग हम खाद में कर सकते हैं। तो 2 यूज आपके ग्रामीण क्षेत्रों में ये बायोगैस के हो गए, और बायोगैस की परिभाषा मैंने आपको ऊपर बताई थी। तो इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछे गए थे बोर्ड में। अब और भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं। अब आपका इस लेसन से एक क्वेश्चन रह गया, जिसमें आपको बायो फर्टिलाइजर्स पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट है। वो प्रत्येक वर्ष आप लोगों को बायो फर्टिलाइजर्स 2 नंबर में या 3 नंबर में ऑलवेज पूछा ही जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स फिनिश करने के बाद मैं इस लेसन से संबंधित जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर आऊंगी, और आप लोग उसको लॉन्ग क्वेश्चन देख के पूरी आंसर राइटिंग करने का प्रयास करेंगे। आई होप, मुझे विश्वास है अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे होंगे अपने नोट्स में, तो जितने भी प्रश्न मैं आपको शॉर्ट बताऊंगी वो उसी आप लॉन्ग क्वेश्चन से इजीली कर सकते हैं। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीवों की भूमिका 14 नंबर की यूनिट है आप लोगों की ये, और ये 3rd यूनिट है जीव विज्ञान में, जो कक्षा 12th के विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे। अगला आपका टॉपिक है जैव उर्वरक। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? तो बायो फर्टिलाइजर्स वे जीवधारी जो अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मिट्टी को पोषकों से परिपूर्ण कर देते हैं या मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं या कहते हैं। तो ये आपको परिभाषा मैंने आपको बताई है क्या है, और इसको अंडरलाइन भी देना है इस तरीके से। आगे, विभिन्न सूक्ष्मजीवों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। बहुत सारे सूक्ष्मजीव अभी तक हमने पढ़ा, खाद उत्पादन में, वैक्सीन के रूप में हमने पढ़ा, औद्योगिक स्तर में हमने पढ़ा, शराब, सिरका, तंबाकू किस तरीके से बनाते हैं। आप हम इसका यूज जैव उर्वरक जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं यूरिया वगैरह, उसके स्थान पर अगर हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो हम प्रदूषण की समस्या से भी समाधान पा सकते हैं। इसलिए सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। विभिन्न सूक्ष्मजीवों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करके पादपों की वृद्धि में सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स हमारे लिए कितने लाभप्रद होते हैं ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, और सूक्ष्मजीवों की मदद से हम जो जैव उर्वरक बनाते हैं उसमें हमें केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है, और हम प्रदूषण की समस्या से भी बच जाते हैं। आगे देखिए कौन कौन से जैव उर्वरक है। पहला मैंने लिखा हुआ है नाइट्रोजनी जैव उर्वरक, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा आप लोगों की पर्याप्त होगी। नाइट्रोजनी जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम सहजीवी जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके इसे कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं।
अब जो नाइट्रोजन जैव उर्वरक है राइजोबियम, ये जो मटर की नोड्यूल्स होती है उसमें ये पाया जाता है और 78% इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन होती जरूर है, बट पौधे उसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो सूक्ष्मजीवों की मदद से जो राइजोबियम है वो इनके माध्यम से ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये जो जीवाणु है राइजोबियम, इसका पूरा नाम है राइजोबियम लेगुमिनोसोरम और लेगुमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें नोड्यूल में पाया जाता है। ये सहजीवी जीवाणु है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, ये फिक्स कर देता है और इसे कार्बनिक पदार्थों के रूप में परिवर्तित कर देता है जो पादपों द्वारा उपयोग में ली जाती है। आगे देखिए, राइजोबियम के अतिरिक्त एजोटोबैक्टर, अब जैसे राइजोबियम आपका इम्पोर्टेंट है ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में, ऐसे ही एजोटोबैक्टर ये आपको याद रखने हैं। जब तक आप ये नाम नहीं लिखेंगे आपको बोर्ड की परीक्षा में नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको जो भी जीवाणु हैं, कवक हैं, उन सबके आपको नाम लिखने पड़ेंगे। एसिटोबैक्टर नीले हरे शैवाल, इंग्लिश में इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसी का दूसरा एक नाम और होता है जिसको हम नीले हरे शैवाल जो नाम है उसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है साइनोबैक्टीरिया क्या है और ये नाइट्रोजन को किस तरीके से एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। तो नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया एक ही बात होती है। तथा एजोला आदि, एजोला क्या है, ये आपका फर्न है, आदि मुख्य नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीव हैं। तो जो मैंने आपको एजोला बताया, एसिटोबैक्टर बताया, एजिटोबैक्टर बताया, ये सारे कैसे नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया, इसी का क्या नाम है, नीले हरे शैवाल, जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है धान के खेत में नीले हरे शैवाल जैव उर्वरक के रूप में किस तरीके से वर्क करते हैं, तो आपको यही लिखना होता है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जैसे एनावीना, नॉस्टॉक, ऑसिलिटोरिया आदि। तो आपसे प्रश्न एक ये भी पूछा गया था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कोई दो सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। तो एनावीना, नॉस्टॉक, ऑसिलिटोरिया, कोई दो आप एनावीना और नॉस्टॉक को नोट डाउन कर सकते हैं। यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं, एक तरीके का एसएन हुआ है यहाँ से शॉर्ट नोट। अगला आपका टॉपिक, इसी में दूसरी हेडिंग है फास्फोरस जैव उर्वरक। अभी हमने कौन से पढ़े थे, नाइट्रोजन जैव उर्वरक, अब हम दूसरा पढ़ेंगे फास्फोरस जैव उर्वरक। ये मृदा में उपस्थित फॉस्फेट को विभिन्न फास्फोरस युग्मों में परिवर्तित करके पौधे की वृद्धि में सहायता करते हैं। अब फास्फोरस जैव उर्वरक में कौन कौन से सूक्ष्मजीव हैं, तो बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, पेनिसिलियम मुख्य फास्फोरस जैव उर्वरक। बैसिलस और स्यूडोमोनास ये आपके क्या है, फास्फोरस जैव उर्वरक है, जिसमें आपका एस्परजिलस, पेनिसिलियम ये फंगाई है, ये भी इंपॉर्टेंट फास्फोरस जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है। तो आपको चार नाम नहीं याद होते तो आपको दो जो सरल लगते हैं उनका आप नाम याद कर सकते हैं और हेडिंग फास्फोरस जैव उर्वरक में वो दो नाम आप जरूर डालेंगे, तभी आपको अच्छी स्कोरिंग करने में हेल्प मिलेगी। आगे तीसरी हेडिंग मैंने डाली है मृत पादपों तथा जंतुओं का अपघटन। कुछ जीवाणु पादपों तथा जंतुओं के मृत शरीर पर आक्रमण करके इनमें उपस्थित जटिल यौगिकों को सरल पदार्थों जैसे जल, CO2, नाइट्रेट, सल्फेट आदि में बदल देते हैं, जिससे भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ती है। तो कुछ जीवाणु जो होते हैं वो पादपों जंतुओं के जो डेड बॉडीज होती है उस पर आक्रमण करके उनकी जो बॉडी होती है उसमें कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। जब सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ेंगे तो उनकी बॉडी से जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट और सल्फेट आदि सब ये बॉडी इनमें चेंज हो जाएगी, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। अब वो कौन कौन से सूक्ष्मजीव हैं जो सरल कार्बनिक तत्वों में परिवर्तित करने में भूमिका निभाते हैं, बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस रेमोसस तथा बैसिलस बुल्गेरिकस आदि। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। अब तीनों याद नहीं होते तो कोई आप दो तैयार कर लीजिए। अगली आपकी इम्पॉर्टेंट है माइकोराइजा, इम्पॉर्टेंट SN लिखा हुआ है, इस पर कई बार शॉर्ट नोट आता है और ये आपका टॉपिक जो है 2 यूनिट में लगा हुआ है। इसके बाद आप जब चौथी यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये मिलेगा। आगे देखिए माइकोराइजा कवक मूल क्या है, कवक तथा पादप मूल का सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है। कवक फंगाई जिसको आप जानते हैं और पादप मूल ए पादपों की जड़ों में रहने का कार्य करता है और इस सहजीवी संबंध को, सहजीवी संबंध का मतलब है दोनों कवक को और पादप मूल दोनों को लाभ पहुंच रहा, किसी को हानि नहीं हो रही, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध, साथ साथ जीवन यापन करना, क्या कहलाता है, माइकोराइजा या कवक मूल कहलाता है। इसमें कवक मृदा से पोषक तत्वों को अवशोषित करके पोषक को देते हैं। कवक क्या काम करता है, ये मिट्टी से पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब करेगा और पोषक किसको देता है, पोषक का मतलब है प्लांट को ये देगा
और इसके बदले में पोषण से पोषण प्राप्त करता है। पोषक कवक को क्या देगा, ये रहने का स्थान देगा और इसको भोजन बना के देगा। कवक के कारण मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कई गुना बढ़ जाता है। तो ये शॉर्ट नोट आपका, ये मैंने 25 से 30 शब्द का लगभग लिखा हुआ है, ये आपको शॉर्ट नोट में भी इम्पोर्टेंट है, तैयार करना है। आगे देखिए, अगली मैंने हेडिंग डाली हुई सूक्ष्मजीव एवं जैवीय अनुसंधान। कुछ सूक्ष्मजीवों का उपयोग जो जैवीय अनुसंधान रिसर्च वगैरह होती है उसमें भी इनका यूज किया जाता है। देखिए, अनेक सूक्ष्मजीवों का उपयोग जैवीय अनुसंधानों में किया जा रहा है। ईस्ट तथा न्यूरोस्पोरा आनुवंशिक अनुसंधानों में प्रमुख रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो ईस्ट का और न्यूरोस्पोरा जो आपका कवक है, इनका यूज कहाँ किया जाए, रिसर्च सेंटर है उनमें किया जा रहा है। क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में किया जाता है। क्लोरेला जो एक कोशिकीय शैवाल, उसका प्रयोग किसमें, प्रकाश संश्लेषण के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें यूज किया जाता है। इकोलाई का प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोगों में किया जाता है। इकोलाई का प्रयोग आप चौथी यूनिट जो बायोटेक्नोलॉजी आपकी लगी हुई है 10 नंबर की, उसमें आप इकोलाई के प्रयोग को पढ़ेंगे। जो बीटी पादप आपके होते हैं तो इसी के माध्यम से आपके इंसुलिन प्रोडक्शन वगैरह किया जाता है। इकोलाई का प्रयोग भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोगों में किया जाता है। तो सूक्ष्मजीवों के बहुत सारे प्रयोग आप बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में करते हो। आप प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन पे भी थोड़ा प्रकाश डालती हूँ मैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, शब्द लिमिट आपको 25 शब्द से कम नहीं लिखना होता है। जैव उर्वरक क्या है, किसी में इनका क्या महत्व है, अथवा जैव उर्वरक क्या है, मृदा की उर्वरता हेतु यह किस प्रकार लाभदायक है, यह रासायनिक उर्वरकों से उत्तम क्यों है। यूपी बोर्ड 2014 में प्रश्न पूछा गया था। अथवा रासायनिक उर्वरकों की तुलना गुणदोषों के आधार पर जैव उर्वरक से कीजिए। तो जैव उर्वरक मैं पीछे आपको वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आपको आंसर राइटिंग कैसी करनी है मैं उसको बताती हूँ। सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछा गया जैव उर्वरक क्या है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जैव उर्वरक। अब जैव उर्वरक की परिभाषा, वे जीवधारी जो अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मिट्टी को पोषकों से भरपूर कर देते हैं जैव उर्वरक कहलाते हैं। तो इतनी परिभाषा लिखने के बाद हम उसे अंडरलाइन देंगे। फिर जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ मृदा गठन को कृषि योग्य बनाए रखते हैं। तो जैव उर्वरक क्या करते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी जो होती है उसको तो बढ़ाते ही हैं, साथ साथ जो सॉइल टेक्सचर होता है उसको भी मजबूती प्रदान करते हैं और भूमि कैसा कृषि योग्य बनाते हैं। दूसरा, जैव उर्वरक जल स्रोतों को रासायनिक उर्वरकों की भांति प्रदूषित नहीं करते हैं। आप दूसरा प्रश्न में रासायनिक उर्वरकों गुणदोषों के साथ तुलना करनी थी, तो दूसरी हेडिंग हम डालेंगे रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरकों की हरित क्रांति में खाद्यान्नों के उत्पादन वृद्धि में प्रमुख भूमिका रही है। हरित क्रांति क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये जो फसलों में क्रांति आई है और पैदावार या उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुई उसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो स्वामी एम.एस. नाथन है। और अगर हम विश्व लेवल पर जो जनक देखें, जो हरित क्रांति के जनक है वो नॉर्मन ई. बोरलॉग है। मैं लिख देती हूँ, नॉर्मन ई. बोरलॉग। ये किस पे है, विश्व स्तर पर है ये। और भारत में जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन है, एम.एस. स्वामीनाथन। ये कहाँ किसके जनक है, ये भारत में जनक है ये। और ये नॉर्मन ई. बोलो विश्व स्तर पर ये हरित क्रांति के जनक। आगे देखिए, रासायनिक उर्वरकों की हरित क्रांति में खाद्यान्नों जो फूड मटेरियल है के उत्पादन वृद्धि में प्रमुख भूमिका रही है। तो हरित क्रांति की वजह से खाद्यान्नों में या फूड मटेरियल में क्या बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब इन रासायनिक उर्वरकों के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। ये मृदा गठन को क्षति पहुंचाते हैं। सही बात है कि जो रासायनिक उर्वरक होंगे यूरिया वगैरह वो केमिकल द्वारा फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, तो निश्चित बात है हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। रासायनिक उर्वरक जल के साथ बहकर जल व मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। जब बरसात होती है, अगर हमने छिड़काव किया है रासायनिक उर्वरकों का, तो जब वर्षा होती है तो वो जल के साथ और मिट्टी के साथ बहकर कहाँ, जलाशय, नदियों, झीलों, तालाबों में पहुंच जाते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं। अब अगला प्रश्न, राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में क्या महत्व। तो राइजोबियम में पीछे आपको वीडियो में बता चुकी है। राइजोबियम लेगुमिनोसोरम कुल का ये जीवाणु है और किस तरीके से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। आप वहीं से लिखेंगे इसका आंसर। और यूपी बोर्ड 2018 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, दो ऐसे नीलहरे शैवालों के नाम बताइए जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो दो शैवाल नॉस्टॉक एनामीना, हम पीछे चर्चा कर चुके हैं इस बात की।
अगला प्रश्न, जैव उर्वरकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूपी बोर्ड 16 में प्रश्न पूछा गया। तो जैव उर्वरक में पीछे आपको पढ़ा चुकी, 1 नंबर में अगर आ गया तो अंडरलाइन वाला आप लोग लिखेंगे, और अगर 2 नंबर में आता है तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो पढ़ाया हुआ है उसका मैटर आप बढ़ा देंगे। 2 नंबर में आपको 25 शब्द से कम नहीं लिखना है, और 3 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 35 शब्द से कम नहीं लिखना है। अगला, कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व लिखिए। तो कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व मैं वीडियो में चर्चा कर चुकी हूँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था आपका 2 नंबर में। अगला, माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो माइकोराइजा भी मैंने इसी टॉपिक में आपको हिंदी में पढ़ाए हुए है, और माइकोराइजा पर जो टिप्पणी लिखनी है वो भी आपके 2 नंबर में पूछी गई है। कवक मूल का सहजीवी संबंध। तो इस तरीके से अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन के अनुसार आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो जितने भी आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, या शॉर्ट क्वेश्चन है 2-2, 3-3 नंबर के, आपको पूरा एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार हो जाएंगे। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, ये तैयार करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो देखा, जितने भी प्रश्न अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं वो नीचे मैंने नोट डाउन किए हैं। आप अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो नीचे वाले सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इजीली आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं। इसमें पहला जॉर्ज बीडल, एडवर्ड टॉटम, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक और डी जैकोब मोनड। तो ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। इसके राइटर आपके एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, और नीचे आंसर में लिखा हुआ भी है, सूक्ष्म विज्ञान का जनक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को माना जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं का कार्य है। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। जो लैक्टिक अम्ल जीवाणु होते हैं ये क्या वर्क करते हैं? दूध का दही में परिवर्तन, विटामिन B12 की मात्रा में वृद्धि, पाचन तंत्र के रोगों की रोकथाम, और डी आपका है उपरोक्त सभी। तो लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं का जो कार्य होता है वो दूध का दही में भी परिवर्तन करते हैं, विटामिन B12 की मात्रा में भी वृद्धि करते हैं, और पाचन तंत्र के रोगों की रोकथाम भी वो करते हैं। इस हिसाब से उपरोक्त सभी, ये आंसर आप लोगों का सही हुआ। अगला प्रश्न तीसरा, दही का, दूध का दही जिसको हम योगर्ट के नाम से जानते हैं, में परिवर्तन किसके प्रभाव से होता है? पहला स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, तीसरा लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, और डी आपका है बी व सी दोनों। तो आंसर में भी लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जो आपका बी है, और लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस जो सी है। तो इस हिसाब से ये आपका आंसर दोनों बी व सी ये सही हुआ। आप स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस नामक जीवाणु किण्वन द्वारा दूध को अर्ध ठोस बना देते हैं, जिसे मथने पर चिकनाई युक्त पदार्थ दही, जिसका दूसरा नाम है योगर्ट, प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्रों की उपस्थिति के लिए उत्तरदायी जीवाणु है। एक चीज जो होती है पनीर, वो उसका नाम है स्विस चीज। वो किस प्रकार के जो आपके जीवाणु होते हैं उनसे बनती है? पहला स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमनी, तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, चौथा लैक्टोबैसिलस। तो जो स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र की उपस्थिति होती है वो आपकी प्रोपियो बैक्टीरियम सेरमनी के कारण होती है। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अगला, टोडी नामक पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। तो टोडी नामक जो पेय पदार्थ होता है वो नारियल के पानी से तैयार किया जाता है। अगला, सैक्रोमाइसिस इलेप्सोडियस किसके उत्पादन में प्रयुक्त होता है? ये मैंने आपको पढ़ाया है। सैक्रोमाइसिस इलेप्सोडियस को अंगूर रस में डालने पर किण्वन वाइन बनाई जाती है। तो वाइन का ऑप्शन ए है आपका, तो आपका बी आंसर सही हुआ। अगला, सिरके के उपयोग निम्न में से है? संरक्षण, बी खाद्य पदार्थ में विशेष गंध, तीसरा अचार में, और चौथा आपका है ए सभी। तो सिरके का काम संरक्षण करना भी है और खाद्य पदार्थ में विशेष गंध भी लाता है, वो अचार को भी प्रिजर्व करने का कार्य करता है। इस हिसाब से आपका ये डी आंसर सही हुआ। और नीचे इसमें आंसर में भी लिखा है सिरके का उपयोग फल तथा सब्जियों के संरक्षण, खाद्य पदार्थ में विशेष गंध हेतु तथा अचार में प्रयोग किया। बाजार का जो आप लोग अचार लेकर आते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक सेफ बना रहता है, उसका कारण ही सिरके का यूज करना है। अगला प्रश्न,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है, जिसमें सूची जो फर्स्ट आपकी है उसमें पहला स्टेनिन और दूसरा साइक्लोस्पोरिन ए। मैंने आपको ये एंटीबायोटिक जब दवाइयाँ पढ़ाई हुई थी उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था। तीसरा आपका है स्टेप्टोकाइनेज और चौथा है लाइपेज। अब सूची फर्स्ट इस साइड वाली हुई और सूची सेकंड जो आपकी है, सूची फर्स्ट ये हुई और सूची सेकंड आप लोगों की ये हुई। अब इनको मैच कराना है। तो जो स्टेनिन आपका है वो किस में यूज किया जाता है, तो रुधिर में कोलेस्ट्रॉल हटाने में स्टेनिन का यूज किया जाता है। तो रुधिर में कोलेस्ट्रॉल हटाने के लिए किसका यूज किया जाएगा, स्टेनिन का। इसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए आपका दिया गया है। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो आपका है वो प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में यूज किया जाता है। जब कोई भी अंग ट्रांसप्लांट होता है तो उस टाइम इसका यूज किया जाता है। फिर स्टेप्टोकाइनेज जो आपका है वो रुधिर वाहिनियों में थक्का हटाने का कार्य करता है, तो ये सही हुआ। और लाइपेज जो आपका है वो तैलीय दाग हटाने में प्रयोग होता है। तो इस तरीके से आपका स्टेनिन, ये आपका स्टेनिन जो है वो रुधिर में कोलेस्ट्रॉल हटाएगा इस तरीके से। साइक्लोस्पोरिन ये प्रतिरक्षा इस तरीके से। आप नीचे मैचिंग देखते हैं। इस हिसाब से जब हम देखेंगे तो स्टेनिन का यूज रुधिर में कोलेस्ट्रॉल, तो फर्स्ट का कौन सा हुआ, थर्ड। तो फर्स्ट का थर्ड देखो इसमें कहीं आ नहीं रहा, फर्स्ट का थर्ड ये वाला। तो इस हिसाब से डी आंसर आप लोगों का सही हुआ। अगला प्रश्न, प्रतिजैविक शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो प्रतिजैविक जो शब्द है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स को कहते हैं, ये मैंने आपको नोट्स में करवाया हुआ है। प्रतिजैविक शब्द जो बॉक्समैन आपके वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था और सन 1942 में इन्होंने इस शब्द का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की। यूपी बोर्ड 18 में प्रश्न ऑप्शनल आ चुका है। पेनिसिलिन की खोज आपके जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं उन्होंने की थी। तो आप लोगों को इसका आंसर मालूम है, फ्लेमिंग। अगला, टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है तो विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से। तो टेरामाइसिन जो आपका एंटीबायोटिक नाम है, मैंने इसका भी चार्ट बनवाया हुआ था। तो टेरामाइसिन जो आपके ये एंटीबायोटिक्स है ये जीवाणु से प्राप्त की जाती। तो पहला आंसर आपका सही हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से सेलुलोज एंजाइम का उत्पादन किससे किया जाता है। पहला ट्राइकोडर्मा रिसी, दूसरा माइरोथीसियम बैरुकेरिया, सी एस्परजिलस नाइगर और डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी कवक सेलुलोज एंजाइम का उत्पादन करते हैं। इस हिसाब से ये आपका डी जो आंसर है वो सही है। अगला, बाहित मल का प्राथमिक शुद्धिकरण उपचार है। तो बाहित मल जिसमें आपका सीवेज ट्रीटमेंट मैंने तीनों पढ़ाए हुए हैं आपको। प्राथमिक शुद्धिकरण जो उपचार आपका होगा वो आपका फिजिकल ट्रीटमेंट कहलाता है, जिसमें हम सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन दोनों क्रियाएं करते हैं। और अगला प्रश्न, प्राथमिक अपांग में उपस्थित होता है। तो जो प्राइमरी स्लज आपके होते हैं जिसमें हम सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं, तो उसमें जो आपके ठोस अपशिष्ट होते हैं, ठीक है, उनको अलग किया जाता है। तो इस हिसाब से पहला आंसर आप लोगों का सही हुआ। अगला, सक्रिय अपांग को किस में भेजा जाता है। पहला सेप्टिक टैंक, दूसरा किण्वक, तीसरा अवायवीय अपांग संपाचरित और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके एक्टिविटी स्लज होते हैं उसका जो हम शुद्धिकरण के रूप में उसको जो अवायवीय आपका स्लज टैंक होता है उसमें इसको भेजा जाता है। तो ये आपका जो जैविक ट्रीटमेंट होगा उसके अंतर्गत ये आता है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। एक्टिविटी स्लज को अवायवीय अपांग या अवायवीय आपका जो टैंक होता है उसमें भेजा जाता है। इसमें अवायवीय टैंक में एनर्विक जो आपका जीवाणु रहता है वो संख्या में वृद्धि करते हैं और अपघटन से, इन जीवाणुओं के अपघटन से मीथेन, जिसको हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें निकलती हैं, जिनको हम संयुक्त रूप से जैव गैस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, किस बाहित मल उपचार के बाद जल प्राकृतिक स्रोतों में भेजा जा सकता है। प्राथमिक,
तृतीयक, द्वितीयक, इनमें से कोई नहीं। तो जो थर्ड ट्रीटमेंट आपका होता है, जिसको हम टर्शरी ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं, उसमें जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं और जल शुद्ध हो जाता है, तो इस उपचार को हम तृतीयक उपचार के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से ये आपका तृतीयक उपचार आंसर सही हुआ। और तृतीयक उपचार करने के बाद क्लोरीन जब हम प्रवाहित कर देते हैं और शुद्ध करने के लिए जल को, उसके बाद हम तृतीयक ट्रीटमेंट के बाद ही जल को प्राकृतिक स्रोतों में छोड़ सकते हैं, जिससे जल हानिकारक नहीं होता है और प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। अगला, निम्न में से गैसोहल है डीजल एवं एल्कोहल का मिश्रण, पेट्रोल एवं एल्कोहल का मिश्रण, हरित गैस एवं एल्कोहल का मिश्रण, केवल एल्कोहल। तो गैसोहल जो है वो पेट्रोल और जो एल्कोहल का मिश्रण है उसको हम सामूहिक रूप से जब मिला देते हैं तो उसको हम गैसोहल के नाम से जानते हैं। और गैसोहल का जो यूज है वो बाहर विदेशों में इसका यूज किया जा रहा है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो एल्कोहल के प्रयोग से स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में इसको यूज कर रहा है। जब हम गैसोहल में पेट्रोल एल्कोहल के मिश्रण को यूज करते हैं या करना चाहते हैं आगे भविष्य में, तो पेट्रोल इंजनों को थोड़ा सा हम परिवर्तित करके इस ईंधन का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे आज ब्राज़ील देश कर रहा है इन चीज़ों का यूज। तो इस हिसाब से आपका ये बी आंसर सही हुआ। पेट्रोल और एल्कोहल के मिश्रण को हम सामूहिक रूप से गैसोहल के नाम से जानते हैं। अगला, बायोगैस में होती है, तो बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में आप लोगों को पता है CH4 गैस निकलती है, उसके बाद CO2 गैस निकलती है। तो इस हिसाब से जब हम आंसर देखें तो ए आंसर आपका सही होगा, जिसमें CO2, CH4 और आपकी हाइड्रोजन और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये 4 गैसें निकलती हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक है, तो गोबर गैस के मुख्य घटक में मैंने बताया आपको सबसे अधिक मात्रा में 50 से 70% मीथेन गैस निकलती है। इस हिसाब से आंसर आपका सही हुआ। और जापान की कंपनी ने बायोगैस संयंत्र से अधिक तीव्रता से मीथेन प्राप्त करने के लिए किस जीवाणु की खोज की है? पहला, मैथिनोबैक्टीरियम फॉर्मिसिकम, मैथिनोबैक्टीरियम कैंडोमेंसिस, मैथेनोस्प्रेलियम हंगेटियाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मैंने आपको लिखवाया था कि जो जापान की एक कंपनी है वो किस तरीके के जीवाणु का यूज कर रही है जिससे अधिक मात्रा में हम बायोगैस बना सकते हैं। तो इसमें आपका मैथेनोबैक्टीरियम कैंडोमेंसिस इस जीवाणु का यूज कर रही है। अगला प्रश्न, भारत में जैवगैस को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य संस्थान है। पहला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दूसरा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, सी दोनों ए व बी, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग, ये दोनों ही वर्क कर रहे हैं। इस हिसाब से ये सी आंसर आप लोगों का सही हुआ। अगला, पेट्रोलियम उत्पाद में प्रयुक्त जीव है, तो पेट्रोलियम के उत्पादन में जो प्रयुक्त जीव है, पहला विषाणु, दूसरा ब्रोट्रायोकस ब्राउनी, सी लैक्टोबैसिलस, चौथा स्ट्रेप्टोकोकस। तो आपका जो पेट्रोलियम उत्पादन में जिस जीव का यूज किया जा रहा है वो आपका जीव ब्रोट्रायोकोकस ब्राउनी है। ये जो आपका जीव है इसके माध्यम से हम एक लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन्स का स्त्रावण करते हुए देख सकते हैं। इन हाइड्रोकार्बन से कच्चे तेल के समान एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इन शैवाल का लगभग 30% कोष की भार पेट्रोलियम होता है। तो हम ब्रोटायोकोकस ब्राउनी से पेट्रोल का उत्पादन कर सकते हैं, जो आपका इको फ्रेंडली भी है और इससे पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होता है। अगला प्रश्न, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस है, तो बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस जब आप बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट पढ़ोगे तो उसमें इस जीवाणु के बारे में आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस को हम बीटी के नाम से भी जानते हैं, बीटी। तो बी का मतलब है बैसिलस और टी का मतलब है थ्यूरिजिएंसिस। तो बी से बैसिलस और टी से थ्यूरिजिएंसिस। कैरोलस लिनियस के अनुसार प्रथम जो शब्द होगा जो आपका वंश को डिनोट करता है वो कैपिटल बनता है और जो जाति को डिनोट करता है वो आपका स्मॉल बनता है। तो ये एक मृदी कवक है जो मिट्टी में पाया जाता है
बैसिलस थ्यूरिजियंसिस एक जीवाणु है, तो आपका इस हिसाब से आंसर जीवाणु बी ये सही हुआ। अगला, बैसिलस थ्यूरिजियंसिस कार्य करता है जैव उर्वरक का, जैविक कीटनाशक का, जैव ऊर्जा का, इन सभी का। तो बैसिलस थ्यूरिजियंसिस जो आपका जीवाणु है वो कीटनाशक की तरह वर्क करता है। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको जो बायो कंट्रोलर्स पढ़ाए थे, जीवाणुओं द्वारा नियंत्रण, कंट्रोल बाय बैक्टीरिया, कंट्रोल बाय वायरस, कंट्रोल बाय फंगाई, कंट्रोल बाय प्रोटोजोन्स। तो मैंने उसमें आपको कंट्रोल बाय बैक्टीरिया जो पढ़ाया हुआ था उसमें बीटी के बारे में मैंने बताया हुआ। आजकल जो फसलें तैयार की जा रही हैं बीटी पादप से, उसमें कोई भी केमिकल का छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब भी जो भी आपका कीटाणु होता है या जो भी हानिकारक जीव होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जब इस तरीके के प्लांट पर बैठते हैं तो ये एक तरीके के अवश्य प्रोटीन निकालता है और जीवाणु के इस तरीके के जीवाणु के प्रवेश के माध्यम से जो भी कीटाणु होता है वो अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, बैसिलस थ्यूरिजियंसिस कार्य करता है, इसका आंसर आपका जैविक कीटनाशक है, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की आप लोगों से। अगला, निम्न में से कौन कीटों के नाश के लिए उपयोगी है? पहला बैकिलोवायरस, बी एंटोमोप्थोरा, सी माइक्रोस्पोरोडिया और डी ये सभी। आप लोगों को याद होगा जो बायो कंट्रोलर्स एजेंट्स मैंने पढ़ाए थे उसमें बैकिलोवायरस का मैंने आपको यूज बताया था। कंट्रोल बाय वायरस में बैकिलोवायरस के माध्यम से जो विषाणु द्वारा कृषि या खेतों में जो फसलें नष्ट होती हैं तो उसमें बैकिलोवायरस का यूज करके हम खेत में जो फसलें होती हैं तो नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो बैकिलोवायरस कंट्रोल बाय वायरस उसके रूप में बैकिलोवायरस का यूज करते हैं। एंटोमोप्थेरा आपका है तो एंटोमोप्थेरा कंट्रोल बाय फंगाई, इसमें एंटोमोप्थेरा के माध्यम से हम कवकों के द्वारा होने वाली क्षति को रोक सकते हैं। और माइक्रोस्पोरोडिया ये आपका है तो ये कंट्रोल बाय प्रोटोजुआ, इसके माध्यम से हम प्रोटोजुआ से होने वाली जो फसलों को क्षति होती उसको आसानी से रोक सकते हैं। इस तरीके से तीनों ही आपके कीटों के नाश के लिए उपयोगी हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका ये सभी सही होगा। अगला, राइजोबियम है तो राइजोबियम आपको पता होगा लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनकी नोड्यूल में पाया जाता है और एक तरीके का है सहजीवी जीवाणु है और ग्राम नेगेटिव भी जीवाणु है। तो इस हिसाब से ये आंसर आपका ए तथा बी ये वाला आंसर सही हुआ, क्योंकि ये सहजीवी जीवाणु भी है और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु भी है। और ये दलहनी फसलों जितनी भी होती हैं उनमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। अगला, लैग हीमोग्लोबिन वर्णक किसमें पाया जाता है? कवक मूल में। दूसरा, लेगुम पादपों की मूल में। तीसरा, प्रबाला मूल में। और डी है अपस्थानिक मूल में। तो जो आपका लैग हीमोग्लोबिन जो वर्णक आपका है ये सहजीवी जो जीवाणु आपका है राइजोबियम लेगुमिनोसोरम उन पादपों की जड़ों में पाया जाता है और उनकी ग्रंथिकाओं में लाल प्रकार का जो वर्णक होता है लैग हीमोग्लोबिन उसको ये बनाता है और ये वर्णक क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के कार्य के लिए अति आवश्यक माना जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका लेगुम पादपों के मूलों में पाए जाने वाला वर्णक है। अगला प्रश्न, निम्न में से मृतोपजीवी जीवाणु है? बैसिलस मायोकिट्स, बैसिलस रेमोसस, बैसिलस बुल्गारिकस और ए सभी। तो ये सभी जीवाणु मृतोपजीवी हैं, बैसिलस माइकोइडस, बैसिलस रेमोसस, बैसिलस बुल्गारिकस, ये सभी। तो इस हिसाब से इसका आंसर ये सभी सही हुआ। अगला, माइकोराइजा प्रदर्शित करता है मृतोपजीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु और इसके बाद ये आपका चौथा मृतोपजीवी जीवाणु। तो माइकोराइजा ये कवक मूल से संबंध होता है, इसमें कवक और जो आपके मूल के बीच सहसंबंध पाया जाता है उसमें आपका ये सहजीवी जीवाणु के रूप में वर्क करता है। तो माइकोराइजा जो आपका होगा वो एक तरीके से सहजीवी कवक होगा, जीवाणु नहीं सॉरी सहजीवी एक कवक होता है और कवक और पादपों की जड़ों के बीच ये आपका सहजीवी संबंध होता है। तो इस हिसाब से आपका सी आंसर ये सही हुआ। मैंने आप लोगों को 31 प्रश्न जो बहुविकलीय प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे इस लेसन के मैंने पूरे कराने का प्रयास किया है। इसके बाद आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको भी मैं आज कराऊंगी। खाद्य उत्पादन में सूक्ष्मजीव, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न, पाश्चुरीकरण विधि किसने दी थी?
तो लुई पाश्चर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पाश्चुरीकरण की विधि दी थी। अगला प्रश्न, पाश्चुरीकरण विधि क्या है? तो पॉस्चराइजेशन, पॉस्चुरीकरण विधि में दूध को 15 सेकेंड तक 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके शीघ्र ही ठंडा करने पर लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है, परंतु इन जीवाणुओं के सभी बीजाणु और कोशिकाएं नष्ट नहीं हो पाती हैं, रोगकारक बीजाणुओं की मृत्यु हो जाती है। इस क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। यह विधि लुई पाश्चर ने दी थी। तो दूध को एक नियत टेम्परेचर पे हम गर्म करते हैं, फिर उसको उतनी ही तेजी से हम ठंडा करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण जो भी आपके बीजाणु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और इस क्रिया को हम पाश्चुरीकरण के नाम से जानते हैं। जितने भी बड़े बड़े ये आपके उत्पादन या फैक्ट्री वगैरह होती हैं, उनमें इस तरीके की क्रिया की जाती है दूध को काफ़ी टाइम तक फ्रेश रखने के लिए। अगला प्रश्न आपका है, स्विस चीज में बड़े छिद्रों का कारण बताइए। तो जो स्विस चीज होती है पनीर, उसमें प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमनी नामक जो बैक्टीरिया की उपस्थिति होती है, जिसके कारण स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्र उपस्थित होते हैं, जिसके कारण वो सॉफ्ट होती है। सूक्ष्म जीवों के कौन से औद्योगिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं सूक्ष्म जीवों से? तो मैंने आपको लेसन में लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ है। सूक्ष्म जीवों द्वारा पेय पदार्थ, जिसमें आपका एल्कोहलिक जो पदार्थ होते हैं, जिसमें वाइन, विस्की, रम, ये सब तैयार किए जाते हैं। सिरका है आपका, ठीक है, ये सब बनाया जाता है। चाय है आपकी, तम्बाकू है, तो ये जो तम्बाकू खाते हैं और चाय हम पीते हैं, तो इस तरीके से सूजीव के माध्यम से हम पेय पदार्थों को भी बनाते हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं, साइक्लोस्पोरिन ए आपकी स्टेनिन है, तो ये भी आपके एंटीबायोटिक्स तैयार की जाती हैं। कार्बनिक अम्ल हैं आपके, वो तैयार किए जाते हैं। और कई सारे जो एंजाइम होते हैं, लाइपेज, स्ट्रेप्टोकाइनी, ये सारे भी आपके औद्योगिक उत्पाद जो तैयार किए जाते हैं वो सूजियों की मदद से ही तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न, टॉप ईस्ट और बॉटम ईस्ट में क्या अंतर है? तो जब शर्करा के घोल से हम वाइन बनाने का प्रयास करते हैं, अल्कोहलिक पदार्थ, तो उसमें शर्करा के घोल में जो ईस्ट ऊपर तैरती रहती है, ईस्ट किसको कहते हैं? फंगाई को, उसे हम टॉप ईस्ट कहते हैं। टॉप का मतलब ऊपर, ठीक है। और जो ईस्ट घोल के नीचे की ओर रहती है उसको हम कहते हैं बॉटम। बॉटम का मतलब ये होता है तली में, और टॉप का मतलब होता है ऊपर। तो जो ऊपर तैरती रहती है शर्करा घोल में, उसको हम क्या कहेंगे? टॉप ईस्ट, और जो नीचे रहती है उसको हम कहते हैं बॉटम ईस्ट। अगला, सिरका का निर्माण किस यंत्र में होता है? तो सिरका का निर्माण जो ट्रिकलिंग जनित्र आपका टैंक होता है उसमें किया जाता है। सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है? ये 2018 में यूपी बोर्ड में प्रश्न पूछा गया था। सिरका या एस्टिक अम्ल के, सिरका का दूसरा नाम क्या है? एस्टिक अम्ल। केमिकल भाषा में इस अम्ल को हम एस्टिक अम्ल से जानते हैं। के निर्माण के लिए सिरका के घोल का माइकोडर्मा एसिटी अथवा एसिटोबैक्टर एसिटी, इसी माइकोडर्मा एसिटी का दूसरा नाम क्या है? अथवा लगा हुआ है। एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणुओं द्वारा किण्वन कराया जाता है, जिससे सिरका तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की तथा यह किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन आपको पता है पहली एंटीबायोटिक है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये खोजी थी, और एक प्रकार की एंटीबायोटिक औषधि है जो पेनिसिलियम नोटिटम से ये तैयार की जाती है। पेनिसिलियम नोटिटम क्या है? एक कवक का नाम है, उससे ये प्राप्त की जाती है, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये चाय के उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूजी द्वारा किया जाता है? यूपी बोर्ड 18 में प्रश्न पूछा गया था। तो माइक्रोकोकस कैंडिडेंस द्वारा चाय के पत्तियों में जो टेस्ट लाया जाता है वो उस जीवाणु के माध्यम से लाया जाता है। अगला, किस ग्रुप के शैवालों द्वारा एकल कोष का प्रोटीन प्राप्त की जाती है? तो क्लोरोफाइसी ग्रुप के जो शैवाल होते हैं उनसे प्रोटीन, ये आपकी एकल कोष का प्रोटीन है, इसको प्राप्त किया जाता है। और एग्जाम्पल में है स्पाइरुलिना, ये प्रोटीन का नाम है। अगला, किन्हीं दो एकल कोष का प्रोटीन स्रोतों के नाम लिखिए, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ठीक है। ये प्रोटीन के उत्पादन में आपके जो शैवाल है, ये शैवाल है आपका, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शैवाल, ये भी आपका एल्गी है शैवाल, और ये भी आपका एक एल्गी है शैवाल। इससे उच्च क्वालिटी की जो प्रोटीन होती है अधिक मात्रा में वो मिलती। मैंने आज आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा कुछ क्रम से पढ़ाया हुआ है। मुझे आशा है आप सभी लोग नोट्स बनाते जा रहे हैं। मैं पूरा पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ आप लोगों को, कोई भी प्रश्न मैंने छोड़ा हुआ नहीं है। इस तरीके से आपके 14 अंक की यूनिट थी, 2 लेसन थे 14 अंक में, 7-7 अंक के दोनों लेसन थे, मैंने वो उससे पूरे फिनिश करा दिए।
अब मैं अगली जो नई यूनिट आपकी होगी उसको लाने का प्रयास करूँगी और आप लोग इसे 2025 के बोर्ड के पेपर की प्रिपरेशन मान के नोट्स बनाते जाएंगे।